छात्रों, पिछली बार हमने जनसंख्या के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। जनसंख्या का अर्थ क्या है, जनसंख्या किस चीज़ों पर निर्भर होती है, उसमें जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, उसके क्या कारण हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रवासन, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम जनसंख्या का वितरण क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समझो, अगर एक आधे घर में 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों को रहने के लिए काफ़ी जगह मिलेगी और पढ़ाई के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी। लेकिन उसी प्रकार अगर उसी घर में बहुत सारे बच्चे होंगे तो उन्हें घर में रहने के लिए भी कम जगह मिलेगी और कम उनको पढ़ाई के लिए सुविधाएं प्राप्त होगी। इसका अर्थ क्या है, जहाँ पर बहुत अधिक ये होता है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। तो जनसंख्या का घनत्व क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जहाँ पर विपुल संसाधनों के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या अधिक होती है, ऐसे क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जैसे जनसंख्या ज़्यादा घनी होती है, जहाँ पर विपुल संसाधन होते हैं, ऐसी जगह पर जनसंख्या अधिक होती है। उसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो जिन प्रदेशों में संसाधनों का अभाव होता है उन प्रदेशों में अथवा अनुकूल जलवायु का अभाव होता है या भूमि अधिक असमतल होती है या समतल भूमि नहीं होती है तो जनसंख्या वहाँ पर कम होती है। ऐसे मैंने आपको पिछली बार बताया हुआ था। जैसे कि पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहाँ पर जो भूमि है वो असमतल है। कश्मीरी भाग में जलवायु बहुत ठंडी है, अनुकूल नहीं है, जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या कम है। राजस्थान जैसे प्रदेशों में जलवायु अच्छी नहीं है, बहुत गर्मी होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। उसका जनसंख्या में प्रदेश के जो संसाधन है उसमें अगर अभाव होता है तो ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण विरल हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि किस प्रकार हम ये जनसंख्या का घनत्व देखते हैं कि किसी प्रदेश की जनसंख्या क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। इसका अर्थ यह होता है कि जहाँ पर क्षेत्रफल कहीं क्षेत्रफल ज़्यादा है और वहाँ पर जनसंख्या कम है। मैंने आपको अभी बताया था कि जनसंख्या का घनत्व का अर्थ क्या है, किसी प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाएगा। जनसंख्या का वितरण का अध्ययन करते समय हमें जनसंख्या के घनत्व का विचार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। घनत्व का जब हम घनत्व प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें देखो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में आपको पता चलेगा कि आंध्र प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश की कम है, उसके बाद महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में भी अच्छी है, कर्नाटक में अधिक है। हम देखते हैं कि यहाँ पर हम राजस्थान की जो घनत्व है वो कम आपको दिखाई देगा। इसका अर्थ क्या है, जहाँ पर कम होता है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है। यहाँ पर आप देखते हो कि घने जो है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि काफ़ी घने, जहाँ पर ज़्यादा काला रंग दिया गया है, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर अधिक पैमाने पर लोग रहते हैं और ज़्यादा काला जो रंग है वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। इस प्रकार जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जनसंख्या का घनत्व प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, वो है कि प्रदेश की जनसंख्या और प्रदेश का क्षेत्रफल। अभी हम देखते हैं कि यह राजस्थान है। राजस्थान में आपको दिखाई देगा कि वहाँ का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, लेकिन बड़ा होने के बावजूद भी वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि वहाँ की जनसंख्या कम है। तो वहाँ की जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। और अब हम देखते हैं, यदि किसी प्रदेश का क्षेत्रफल एवं वहाँ रहने वाली जनसंख्या ज्ञात
हो तो वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसका पता चल सकता है। जनसंख्या का घनत्व कभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता, सभी स्थान पर एक जैसा यह नहीं होता। किसी प्रदेश का आकार काफ़ी छोटा होता है और यदि वह जनसंख्या अधिक होती है तो वहाँ का घनत्व अधिक होगा। उदाहरणार्थ गोवा, देखो यहाँ पर गोवा का आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यह गोवा काफ़ी छोटा प्रदेश है, लेकिन इस प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, तो हम कहेंगे कि गोवा के जनसंख्या का घनत्व अधिक है, क्योंकि इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी वहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, वहाँ पर अधिक जनसंख्या है, इसलिए वहाँ के प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व अधिक है, ऐसे हम बता सकते हैं। कुछ प्रदेशों का क्षेत्रफल अधिक हो सकता है और वहाँ जनसंख्या कम हो सकती है। देखो मैंने आपको बताया कि राजस्थान में क्या है कि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। गोवा के तुलना में अगर हम देखते हैं तो राजस्थान काफ़ी बड़ा प्रदेश है, बड़ा राज्य है, लेकिन उसकी जो जनसंख्या है बहुत ही कम है। क्यों है? क्योंकि प्रकृति के अनुसार वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर रेती ज़्यादा है, खेती कम है, जिसके कारण आपको वहाँ पर जनसंख्या कम नज़र आएगी। और इसका ही अर्थ यह होता है कि वहाँ पर जनसंख्या कम होने से उसका घनत्व भी कम हो जाता है। इसलिए हम यह देखते हैं कि अपने आसपास अगर हमने देखा तो हमारे आसपास काफ़ी लोग रहते हैं और इन लोगों को हम बार बार देखते रहते हैं। छोटे बड़े, बुजुर्ग, सुशिक्षित, अशिक्षित, स्त्री, पुरुष, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी, बेरोजगार, गृहिणी इत्यादि हमें सब लोग हमें आसपास हमारे नज़र आते हैं। अभी हमने देखा कि जनसंख्या का घनत्व का अर्थ क्या है। जनसंख्या का घनत्व का अर्थ ये होता है कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी उस प्रदेश का जनसंख्या का घनत्व अधिक होगा, जहाँ पर कम होगी वहाँ का जनसंख्या का घनत्व कम होगा। अभी हम लिंग के अनुसार जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार होता है, जनसंख्या किस प्रकार विभाजित की जाती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जनसंख्या की संरचना जिसे हम कहेंगे, जनसंख्या को अलग अलग घटकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन घटकों के परस्पर संबंध के अध्ययन के द्वारा किसी प्रदेश के जनसंख्या की संरचना एवं गुणवत्ता का पता चलता है। देखो उसमें क्या है कि जब हम जनसंख्या का घनत्व प्राप्त करते हैं तो स्त्रियों की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या को 1000 से गुना किया जाता है। जैसे लिंग के अनुपात देखिए, यहाँ पर जनसंख्या का स्त्री एवं पुरुष में वर्गीकरण सर्वाधिक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक वर्गीकरण है। जैसे कि सामान्यतः जनसंख्या के दोनों घटक समान अनुपात में होने जरूरी है, तो ही जनसंख्या में संतुलन दिखाई देता है। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी हमारे प्रदेशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम होती है। हरियाणा जैसे प्रदेश में अगर पुरुष 1000 है तो उसके अनुपात में स्त्रियों की संख्या 550 या 600 है। इसका अर्थ बहुत ही कम स्त्रियों की संख्या है। तो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए जनसंख्या के अध्ययन में स्त्री पुरुष अनुपात का अध्ययन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यह अनुपात का प्रमाण निकालने के लिए एक पद्धति है, वो है लिंग अनुपात, जिसको स्त्रियों की कुल संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या गुना 1000। कुछ देशों में इसे इस प्रकार नापा जाता है कि पुरुषों की जनसंख्या को ऊपर लिखा जाता है और स्त्रियों की जनसंख्या को नीचे लिखा जाता है और 1000 से उसे गुना किया जाता है। इसका अर्थ 1000 अगर पुरुष हो गए तो उसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है, अधिक होगी, तो स्त्रियों का अनुपात अधिक होगा। अगर पुरुषों की संख्या अधिक होगी तो पुरुषों का अनुपात अधिक होगा।
यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होगी तो लिंग अनुपात कम माना जाता है। क्योंकि स्त्रियों की संख्या कम है इसलिए लिंग का अनुपात कम होगा, और यदि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होगी तो लिंग अनुपात अधिक माना जाएगा। तो ऊपर जो दिया गया सूत्र है उसमें लिंग अनुपात कम है और नीचे दिए गए सूत्र में लिंग अनुपात अधिक है। ऊपर दिए गए सूत्र में स्त्रियों की संख्या कम है, नीचे दिए गए सूत्र में स्त्रियों की संख्या अधिक है। हम लिखते समय भी बड़ी संख्या नीचे लिखते हैं और छोटी संख्या ऊपर लिखते हैं। इसका अर्थ जहाँ पर छोटी संख्या ऊपर है वो अनुपात कम होगा। ऊपर में स्त्रियों की संख्या कम है इसलिए उनका अनुपात कम है, और नीचे स्त्रियों की संख्या अधिक है तो वहाँ पर स्त्रियों का संख्याओं का अनुपात अधिक होगा। ये हम देख रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि देखिए कि कभी कोई भागों में बहुत ही कम स्त्रियों की संख्या दिखाई देती है। तो इसमें हरियाणा है, गुड़गांव है कि जहाँ पर स्त्रियों की संख्या बहुत कम दिखाई देगी। आपको इस प्रकार देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या में बहुत अंतर है, और यह अंतर काफ़ी पैमाने पर पूरी जनसंख्या पर असर करता है। लिंग अनुपात के महत्वपूर्ण आंकड़े देखिए। भारत का लिंगानुपात 940 है, मतलब 1000 पुरुषों की संख्या में 940 यह स्त्रियों की संख्या है। उसमें से भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, जिसमें 618 स्त्रियां हैं और 1000 पुरुष होंगे। उसमें हम देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब अधिक स्त्रियों की संख्या है पौंडीचेरी में, जिसमें है 1000 पुरुषों की संख्या होगी तो 1038 स्त्रियों की संख्या है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है जम्मू और कश्मीर, जहाँ पर स्त्रियों की संख्या 838 है और पुरुषों की संख्या 1000 है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जहाँ पर पुरुषों की संख्या 1000 होगी तो स्त्रियों की संख्या 1084 है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पहले हमने देखा केंद्र शासित प्रदेश, फिर राज्य, फिर जिला, और जिला है महेंद्रगढ़ जो है हरियाणा में, जिसमें 775 स्त्रियों की संख्या है। और ये हम देखते हैं कि 775 मतलब 1000 पुरुष हो गए तो सिर्फ वहाँ पर 775 स्त्रियाँ हैं, मतलब स्त्रियों की संख्या हमारे भारत में महेंद्रगढ़ हरियाणा में सबसे कम है। जहाँ स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक है वहाँ मुख्यतः पुरुषों का उत्प्रवास अधिक होता है। ऐसे प्रवासन अधिकतर रोजगार हेतु किए जाते हैं। जैसे केरल राज्य में मैंने बताया था कि 1083 यह स्त्रियों की संख्या है, मतलब वहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। लेकिन हमने देखा है कि हरियाणा राज्य में स्त्रियों की संख्या 775 है, वहाँ मुख्यतः स्त्रियों का जन्म दर ही कम है, मतलब स्त्रियों का जन्म का प्रमाण हरियाणा राज्य में महेंद्रगढ़ में बहुत कम होने के कारण वहाँ पर स्त्रियों की संख्या कम है, ऐसे हमें दिखाई देता है, नज़र आता है। अभी हम देखते हैं आयु समूह अनुपात। किसी प्रदेश में जनसंख्या के उपघटकों के वर्गीकरण हेतु जब आयु का विचार किया जाता है तो उसे जनसंख्या की आयु समूह संरचना कहते हैं। इसका उपयोग भविष्य में कार्यशील आयु समूह में एवं आश्रित समूह के अनुपात समझने के लिए होता है। साथ ही कार्य करने वाले या कार्य न करने वाले लोगों का अनुपात जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत में कार्यशील लोगों की जनसंख्या जो है वो है 15 से लेकर 59 तक,
मतलब 15 साल के बच्चे से लेकर 59 साल के आयु के लोगों तक काम करने वाले लोग हम पकड़ते हैं, हम समझते हैं। इसे कार्यशील समूह कहा जाता है। तो जो 15 से 59 तक के जो भी लोग हैं उन्हें हम कार्यशील समूह या कार्यशील जनसंख्या कहेंगे। देश की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी यह लोग होते हैं, क्योंकि देश को बड़ा बनाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा कार्य और सहभाग होता है, क्योंकि यही लोग अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। इस समूह के व्यक्ति कैसे मजबूत करते हैं? तो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था प्रबल हो जाती है। जिस देश में ऐसे समूहों का एवं उसमें से युवाओं का अनुपात अधिक होता है, ऐसे प्रदेशों का विकास तीव्र गति से होता है। अगर बच्चों की संख्या कम है और वृद्धों की संख्या कम है और काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी तो देश का विकास भी अधिक होगा, क्योंकि कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनसे अर्थव्यवस्था प्रबल हो जाती है और देश को उसका फ़ायदा हो जाता है। इसलिए आश्रित जनसंख्या का हम वर्गीकरण करते हैं, वो दो समूह में होता है, 15 वर्ष से कम आयु वाले और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले। क्योंकि 15 वर्ष से कम आयु वाले जो होते हैं व्यक्ति पूर्णतः कार्य में भाग नहीं ले सकते। इसका अर्थ वो काम नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते। और 60 वर्ष के ऊपर वाले जो होते हैं व्यक्ति, उनसे अधिक काम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके कारण 15 से नीचे मतलब 1 साल से लेकर 15 साल तक और 60 साल से लेकर आगे तक जितने भी व्यक्ति का समूह होता है उन्हें आश्रित समूह कहते हैं। किंतु उनका जो 60 वर्ष से अधिक होते हैं उनका ज्ञान अधिक होता है, उनका अनुभव अधिक होता है और इसी कारण इस समूह को अनमोल विरासत कहते हैं। इसलिए पूरे समाज के लिए 60 से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का काफ़ी उपयोग होता है, क्योंकि उन्हें अनुभव अधिक होता है। उनके अनुभवों को लेकर हम हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। उनकी अनुभवों का उपयोग करके हम अपने देश को निर्भर बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने देखा कि आयु समूह जो होता है वह जनसंख्या पर किस प्रकार उसका प्रभाव होता है। अभी हम देखेंगे कि कार्य के अनुसार जनसंख्या की संरचना। कार्य के अनुसार मतलब जनसंख्या कार्य के अनुसार हम कैसे करते हैं कि प्रदेश की जनसंख्या को कार्यशील एवं अकार्यशील समूह में 2 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। जो लोग कार्यशील समूह में होते हैं और नौकरी अथवा व्यवसाय में कार्यरत नहीं होते हैं वे अकार्यशील हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो लोग काम कर सकते हैं, 15 से लेकर 59 साल तक के जो लोग काम कर सकते हैं लेकिन वो काम नहीं करते, घर में ही हैं, घर में ही बैठे हुए हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे, उन्हें अकार्यशील कहेंगे। अकार्यशील जनसंख्या भी कार्यशील जनसंख्या पर ही निर्भर होती है, आश्रित होती है, क्योंकि जो कार्य करता है वही अकार्यशील व्यक्तियों को संभालता है। उदाहरणार्थ कुछ स्त्रियाँ 59 साल की आयु तक भी घर में ही बैठी हुई है, बिल्कुल उन्होंने बाहर जाकर कुछ काम नहीं किया हुआ है, अर्थव्यवस्था को फ़ायदा नहीं किया है, उन्होंने कोई भी पैसे नहीं कमाए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम अकार्यशील कहेंगे। जो अकार्यशील है वह जो कमाने वाले लोग होते हैं उन पर ही आश्रित होते हैं। यदि प्रदेश में कार्यकारी लोगों का प्रमाण अधिक होगा तो जनसंख्या को
उद्यमशील जनसंख्या कहा जाता है और ऐसे प्रदेश का विकास अधिक होता है। अब देखिए कि जहाँ पर काफ़ी लोग काम करते हैं वहाँ पर उस प्रदेश का विकास अधिक किया जाता है। जैसे शहरी भागों में काफ़ी लोग काम करते हैं, गांव में कम लोग काम करते हैं, इसलिए शहरी भागों का विकास तेज गति से होता हुआ हमें नज़र आता है। अधिवास के अनुसार अगर हमने प्रदेशों की जनसंख्या का वर्गीकरण किया तो उसमें ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या ऐसे दो भाग होते हैं। ग्रामीण भाग में लोग बड़े पैमाने पर प्राथमिक व्यवसाय करते हैं। इसका अर्थ खेती करते हैं, पशुओं को संभालते हैं, पशुओं पर निर्भर जो व्यवसाय होते हैं वो व्यवसाय करते हैं। लेकिन नगर में मतलब शहरों में लोग बड़े पैमाने पर काम करते हैं, जो सिर्फ खेती और खेती पर निर्भर व्यवसाय होते हैं उसे प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं, और जो दूसरे नगर में जो व्यवसाय किए जाते हैं उसे द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय कहते हैं। इन द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या का प्रमाण काफ़ी अधिक होता है। ग्रामीण जनसंख्या में अन्न उत्पादन में कार्यरत लोग रहते हैं, तो नगरीय जनसंख्या में अनाज खाद्य सामग्री हेतु ग्रामीण जनसंख्या पर आश्रित लोग रहते हैं। तो मतलब हम देखते हैं कि नगर में बड़े बड़े व्यवसाय किए जाते हैं, बड़े बड़े कारखानों में काम किया जाता है, आजकल कॉल सेंटर्स में काम किया जाता है और उसकी वजह से नगरों का विकास अधिक होता है। गांव में हम देखते हैं खेती और खेती पर निर्भर व्यवसाय किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर गाँवों का विकास कम पैमाने पर दिखाई देता हुआ हमें समझ में आता है। उसी प्रकार हम देखते हैं, देखिए कि बाहरी देश में यहाँ एक स्तंभालेख दिया हुआ है, यहाँ पर साक्षरता प्रमाण की टिप्पणी दी गई है कि अर्जेंटीना देश है, वहाँ पर साक्षरता का प्रमाण है 98.1, ब्राज़ील में है 92.6, भारत में है 72.1, चीन में है 96.4, बांग्लादेश में है 61.5, पाकिस्तान में 56.4, ईरान में 86.8, अफ़गानिस्तान में है 38.1। इसका अर्थ है कि अफ़गानिस्तान में सबसे कम साक्षर लोग हैं और हम देखते हैं कि अर्जेंटीना में सबसे अधिक साक्षर लोग हैं। जितने ज़्यादा लोग साक्षर होंगे, जितने ज़्यादा लोग पढ़ाई करेंगे, उतने वो ज़्यादा काम करेंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था प्रबल हो जाती है। और साक्षरता यह जनसंख्या पर निर्भर होने वाला और एक घटक है। समाज में कुछ लोग साक्षर होते हैं तो कुछ लोग निरक्षर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है तो हमारे देश में उसे साक्षर कहते हैं। यह व्याख्या अलग अलग देशों में अलग अलग स्वरूप की हो सकती है। साक्षरता का प्रतिशत प्रदेश की जनसंख्या की गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है। केवल 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की जनसंख्या को साक्षर या निरक्षर कहा जाता है या उसका वर्गीकरण किया जाता है, क्योंकि 7 साल के बाद हम पाठशाला जाते हैं, पढ़ते हैं, साक्षर हो जाते हैं, पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद नौकरी व्यवसाय करते हैं, जिससे हमारी देश को उसका फ़ायदा हो जाता है। साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सूचक है। यदि साक्षरता दर अधिक है तो देश सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से विकसित हो गया है, ऐसा समझना जरूरी है। साक्षरता के कारण सुसंस्कृत एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण होता है। जहाँ पर साक्षर लोग अधिक होते हैं वहाँ पर सुसंस्कृत लोग होते हैं, वह अपनी प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, जिसके कारण देश के भी उन्नति हो जाती है। इसका अर्थ साक्षरता देश की उन्नति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घटक है।
जो जनसंख्या पर भी निर्भर होता है। अब प्रवासन जो होता है, इसके बारे में हमने पिछली बार जानकारी प्राप्त की थी। प्रवासन का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नौकरी के लिए, व्यवसायों के लिए, काम के लिए लोग अपने गांवों को छोड़कर शहरों में आ जाते हैं या शहरों से गांव में चले जाते हैं, तो उसे प्रवासन कहते हैं। जब व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवासन कहते हैं। प्रवासन कम समय के लिए या अधिक समय के लिए या स्थायी स्वरूप में भी हो सकता है, जैसे विवाह, शिक्षा, व्यवसाय, तबादला, पर्यटन, प्राकृतिक आपदा, युद्ध आदि कारणों से लोग प्रवासन करते हैं। विवाह होने के बाद कोई स्त्री एक जगह से दूसरी जगह रहने जाती है। शिक्षा के लिए कुछ वर्षों के लिए विद्यार्थी जाते हैं, उसे अल्पकालीन प्रवासन कहेंगे। विवाह में दीर्घकालीन प्रवासन होगा। व्यवसाय में दीर्घकालीन प्रवासन होगा। तबादला कुछ वर्षों का होगा तो वो अल्पकालीन होगा। पर्यटन अल्पकालीन प्रवासन होता है। प्राकृतिक आपदा के कारण जब हम प्रवासन करते हैं तो वो अल्पकालीन या दीर्घकालीन दोनों हो सकता है। युद्ध के कारण अगर प्रवासन किया जाए तो वो अल्पकालीन भी हो सकता है या दीर्घकालीन भी हो सकता है। प्रवासन के अनेक प्रकार है। जिस क्षेत्र में लोग प्रवासन करते हैं वहाँ की जनसंख्या कम हो जाती है, क्योंकि जहाँ से लोग आ गए हैं वहाँ की जनसंख्या कम होगी और जहाँ पर वो चले गए हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। इसलिए उस प्रदेश में मानव संसाधन का अभाव हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ जाकर लोग बसते हैं वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और सार्वजनिक सेवाओं पर तनाव बढ़ता जाता है। जनसंख्या की संरचना में भी परिवर्तन आता है। हम देखते हैं जनसंख्या के वितरण पर परिणाम करने वाले कारकों में प्रवासन यह महत्वपूर्ण कारक है। प्रवासन के कारण प्रदेश की जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, मतलब वापस वो बदल जाती है। जनसंख्या की संरचना पर भी उसका असर होता है। कुछ देशों में प्रवासी जनसंख्या का अनुपात अधिक होता है। जहाँ प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहाँ मुख्यतः रोजगार, व्यवसाय के अवसर, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक विकास इत्यादि कारकों का परिणाम होता है। इसके विपरीत राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि कारणों से प्रवासितों की संख्या कम होती है। भारत जैसे देश में प्रवासितों का प्रतिशत भले ही कम हो, किंतु जनसंख्या की तुलना में यह संख्या हमें अधिक दिखाई देती है, क्योंकि ग्रामीण भागों में रोजगार कम होते हैं। इसलिए लोग वहाँ से निकलकर शहरी भागों में चले जाते हैं और शहरी भागों में अनेक प्रकार के व्यवसाय उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ग्रामीण भागों की जनसंख्या कम होकर शहरी भागों की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो शहरी प्रवासन अधिक हो जाता है और ग्रामीण भागों में वहाँ की सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक पिछड़ापन, इन कारणों से ग्रामीण भागों की जनसंख्या कम होती जाती है। आज हमने यह सभी घटकों का जनसंख्या पर किस प्रकार परिणाम होता है इसकी जानकारी प्राप्त की है। और अधिक घटक है जिनका जनसंख्या पर कुछ परिणाम होता है। यह परिणाम जो होता है वो हम जनसंख्या क्या संसाधन है उसका किस प्रकार परिणाम होता है, महाराष्ट्र में कौन कौन सी जगह पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है, इसके बारे में हम अगली भाग में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप यह पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और यह पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।